नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर रुक्मणी का 5 ऑप्शन जो लेटेस्ट का हम लोग कर रहे थे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर आज 18 को सॉल्व करेंगे। तथा ध्यान दीजिएगा, बाकी जो सभी प्रैक्टिस सेट है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एडिटेरिया का हम लोग ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं तथा ये रुक्मणी का भी आज 18वां प्रैक्टिस सेट है तथा कुछ प्रैक्टिस सेट इसके बाकी हैं। जैसा मैंने वादा किया था कि 15 अगस्त तक हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके होंगे, तो 15 अगस्त तक लगभग सभी प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ताकि बचे हुए जो 10 दिन रहेंगे उसमें आपको खाली यही एक काम करना है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कहीं किसी के चक्कर मत पड़िएगा। आप अपने खुद के नोट्स और जितने भी प्रैक्टिस सेट आप अभी तक किए हैं उन्हीं का रिवीजन कीजिएगा। जो फ़ायदा आपको इनसे होगा वो आपको बल्कि नई चीज़ें पढ़ने से नहीं होगा। तो आप बिल्कुल भी भ्रमियाइएगा मत, मेरा इससे रिक्वेस्ट समझिएगा। आप खाली अपने नोट्स और जो चीज़ें आपने जितने प्रैक्टिस सेट दिए हैं उन्हीं का रिवीजन करिएगा, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए हम लोग आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। तथा ध्यान रहे, सबसे पहले हम लोग जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 41 नंबर से शुरू होता है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा, ये कि किसी क्वेश्चन के अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हम ओनली उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप भी जो है डिटेल को अच्छे से सुनिएगा और उसे अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उसे नोट करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, यह है कि मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। ये जो बहिष्कृत भारत आरंभ किया था वो थे आपके भीमराव अंबेडकर, जिसे बी आर अम्बेडकर भी कहते हैं। इनके बारे में आप 2-3 बातें ध्यान रखिएगा कि इनका सबसे पहले जन्मदिवस है जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इनकी जयंती भी पूछी जाती है। तथा ध्यान दीजिएगा, एक आपसे प्रारूप समिति पूछता था। प्रारूप समिति का जो गठन था वो 29 अगस्त, ध्यान दीजिएगा 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर सहित जो है 7 सदस्य उसमें थे। और आपसे अगर बात करें तो आपने ध्यान देंगे इसमें बहिष्कृत भारत पूछ रहा है। बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। तथा इनकी एक पत्रिका भी है मूक नायक, मूक नायक पत्रिका भी पूछी जाती है। जो भी है, इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो इतनी बातें आप ध्यान देंगे। आइए उसके बाद ऑप्शन में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए बी.डी. सावरकर है। बी.डी. सावरकर के बारे में पता होगा, 28 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। इन्हीं की जयंती पर ही अभी हाल ही में क्या हुआ था, संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ। जो नया संसद भवन हुआ है, बना है, उसका जो उद्घाटन था वो इन्हीं की जयंती पर हुआ था। तथा बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको पता होगा, केसरी और मराठा इनकी पत्रिका है। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में भी उनका हाथ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलक ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की, तो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। तो ये बात भी आप जो है ध्यान देंगे। अब ये देखिए गोखले जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के गुरु थे, ये अब बात आपको ध्यान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, कह रहा शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। तो आप शेरे पंजाब कहिए या पंजाब केसरी। शेरे पंजाब, पंजाब केसरी, ये दोनों जो नाम है ये आपका कहा जाता है, ये आपका लाला लाजपत राय जी को, लाला लाजपत राय जी को जो है शेरे पंजाब या फिर पंजाब केसरी कहा जाता है। और लाला लाजपत राय जी के बारे में आप जानिएगा, जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था तो उसका बहुत ज़ोरों शोरों से विरोध चल रहा था। तो एक ही उसके विरोध में ही 1928 में विरोध कर रहे थे तो लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये वही लाला लाजपत राय हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, यह कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। ये देखिए द सोशलिस्ट नामक ये जो साप्ताहिक थी ये सी थे आपके ऐसे डांगे, डांगे आप याद रखिएगा, द सोशलिस्ट डांगे, ये इनकी जो है पत्रिका थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, करा इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो महात्मा गांधी ने, ये देखिए पहला ही ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह 1928, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। वल्लभ भाई पटेल जी ने लौह पुरुष भी कहा जाता है, तो उन्होंने बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन किया था। तथा बारदोली की महिलाओं ने ही इन्हें जो है कि सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि पूछा जाता है किसने दी, तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि। इतनी बातें याद ध्यान देखिए। इसमें ऑप्शन में महात्मा खेड़ा सत्याग्रह, ये तो महात्मा गांधी ने ही। ट्रांसवाल सत्याग्रह 1906, ये भी महात्मा गांधी ने दिया था। खेड़ा आपने सुना होगा। गांधी जी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले 1917 ध्यान दीजिएगा चंपारण, 1918 में इन्होंने जो है 2 दिया था। सबसे पहले आपसे अहमदाबाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद खेड़ा, पहले अहमदाबाद उसके बाद खेड़ा। अगर आपसे एक क्रम पूछता है तो अहमदाबाद पहले है, बाद में इन्होंने खेड़ा का किया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 45 नंबर देखिए, करा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये जो संपूर्ण क्रांति का नारा था ये दिया था आपके जयप्रकाश नारायण, जिन्हें कि आपसे लोकनायक भी कहा जाता है। बिहार का लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण जी के अगर बारे में बात करें तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उनमें से एक जयप्रकाश नारायण भी थे। जयप्रकाश नारायण जी, ऐसा पूछा जाता है कौन जेल से भाग गए थे, जयप्रकाश नारायण जी ही थे जो कि जेल से भाग गए थे। आज पूछा जाता है कि इनको कौन से जेल में रखा गया था, तो इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। ध्यान दीजिएगा
हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण जी को रखा गया था। महात्मा गांधी जी को जो है आगा खां पैलेस में रखा गया था। तथा बिहार से ही संबंधित थे एक राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी का पूछता है, जिन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो इतनी बातें जो है आप ध्यान देंगे। तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण जी का नारा है। ये 1942 का नारा नहीं था, ये बहुत बाद में नारा था, लेकिन इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं कौन कौन से? पश्चिमी घाट, हिमालय, भरत वर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड। देखिए इसका आंसर होगा इनमें से एक अधिक। आपको पता होगा अगर विश्व की बात करें तो विश्व में कुल 36 जो है आपके ये हॉट स्पॉट हैं। 36 में से जो 4 हैं वो आपके भारत में पड़ते हैं। 36 में से कितने? 4। एक आप ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट ये है, पश्चिमी घाट, उसके बाद हिमालय, उसके बाद इंडो बर्मा क्षेत्र कहा जाता है। इंडो बर्मा यही है कि भारत वर्मा। दूसरा है सुंडालैंड या सुंडालैंड। तो ये चारों जो है भारत में स्थित 4 जो है हॉटस्पॉट स्थल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो देखिए जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। जाड़ा में क्या होता है, मानसून लौटता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में जो है जाड़ों में अक्सर वर्षा होती है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान निकोबार द्वीप को जो है अलग करता है। देखिए आपसे एक 8 डिग्री पूछता है, एक 9 डिग्री, इन दोनों को भी एग्जाम पूछता है। तो देखिए मिनी क्वाय और मालदीव, देखिए यह मालदीव और मिनी क्वाय याद रखिएगा, उसमें 8 डिग्री। तथा जब मिनी क्वाय और मिनी क्वाय को जो है कावारत्ती से कौन अलग करता है? तो मिनी क्वाय, देखिए मिनी में 9 आ रहा है ना, तो यहाँ से देखिए अब देखिए मालदीव भी है, मालदीव, लेकिन मालदीव में न नहीं आ रहा है, बल्कि मिनी क्वाय में देखिए न आ रहा है। तो इससे याद रखिएगा कि 9 डिग्री मिनी क्वाय और कावारत्ती के बीच में। तो एग्जाम में जो आप कन्फ्यूजन होकर मालदीव लगा देते हैं उससे बचिएगा। मिनी क्वाय कावारत्ती में 9 डिग्री, 8 डिग्री मिनी क्वाय और मालदीव। मिनी क्वाय मालदीव में 8 डिग्री। उसके बाद जो 10 डिग्री पूछे तो आप अंडमान निकोबार द्वीप याद रखिए। अब बात करें अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में, आपको पता होगा कि एक जेल सेलुलर जेल जिसे काला पानी जेल पूछता है, ये सभी जेल जो है अंडमान निकोबार में थी, जहाँ बी डी सावरकर जी को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। भारत और श्रीलंका के बीच अगर आपसे बात करें तो आपने पाक स्टेट सुना होगा। पाक जल संधि जो है या पाक अलग श्रेणी, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। 49 का भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ये जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आपसे पूछेगा तो वो है आपका सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तथा वंदे मातरम, आपको पता होगा वंदे मातरम एक गीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया है, वो भी आपका मुंडको उपनिषद से संबंधित है। अब देखिए जय जवान जय किसान का नारा आपसे पूछता है, तो जय जवान जय किसान का जब भी नारा आपसे पूछे तो आप लगाइएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको ध्यान होगी। लाल बहादुर शास्त्री जी। तथा राष्ट्रीय गीत के बारे में मैंने आपसे बात किया वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जिसे आनंद मठ, ध्यान दीजिएगा अगर आप, तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। आनंद मठ से वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिया गया। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, देखिए इसमें 2 बातें और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन बनी गया है तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे पहली बार वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, तो पहली बार जो राष्ट्रीय गीत था वो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तथा जब आपसे राष्ट्रगान पूछेगा तो राष्ट्रगान आपका जो गाया गया था वो पहली बार गाया गया था 1911 के अधिवेशन में। राष्ट्रगान गाया था 1911 के अधिवेशन में। इतनी बात आप ध्यान देंगे। चलिए 50 नंबर देखिएगा। ये कह रहा है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में स्थित है, तो इसका आंसर ई होगा। आइए 51 नंबर देखिए। ये कह रहा है कि वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश का है? तो डिजिटल भुगतान में वैश्विक रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान है आपको बताना है, तो उसमें है आपका भारत का स्थान पहले नंबर पे। डिजिटल भुगतान में जो है पहले नंबर पे आपका भारत है। नेक्स्ट देखिएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? ये जो घोषणा किया है आपको बताना है। तो ये किया था आपने हरियाणा ने। हरियाणा ने क्या किया है कि जितने भी पद्म पुरस्कार विजेता होंगे उनको 10,000 मासिक पेंशन देगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। यह कि हाल ही में नाडा के सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लगाया गया? जो 4 साल का बैन लगाया गया वो है आपका संजीता चानू। संजीता चानू जो है डोप टेस्ट में फेल हुई, जिसकी वजह से 4 साल का बैन इन्हें लगाया तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा वेट लिफ्टर है ये एक वेट लिफ्टर है। चलिए 54 नंबर देखिए कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया? इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अजय बंगा जी हैं जिनको निर्विरोध चुना गया है। इसके पहले डेविड माल्पस थे, लेकिन वर्तमान में अजय बंगा जी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगला देखिए 55 भी है कि 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है?
ये विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस समय जो उन्होंने शुरू किया वो अमृत भारत या फिर अमृत धरोहर, इन दो में से एक है। एग्जाम में आप बिल्कुल कन्फ्यूजन मत हो जाएगा, आप धरोहर याद रखिएगा, अमृत धरोहर योजना। ये धरोहर योजना को जो है पीएम मोदी ने शुरू किया था। 5 जून को पर्यावरण दिवस। आइए कुछ दिवस की बात करें तो जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है आपकी 22 मार्च से। 22 मार्च को आपको पता होगा कौन सा, 21 मार्च से ध्यान दीजिए। सबसे पहले 21 मार्च को आप वानिकी दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को जो है आप जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाने के बाद आप 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। उसके बाद आता है आपका 22 अप्रैल जब हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। उसके बाद आता है 22 मई। 22 मई को आप जैव विविधता दिवस याद रखिएगा, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। मई के बाद आता है जून, 5 जून को हम लोग मनाते हैं पर्यावरण दिवस। फिर 21 जून को हम लोग योगा डे मनाते हैं। तो ये सारे जो है आप डे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। देखिए जो खिताब ये आप याद रखेंगे तो अफवाह से आप याद रखिएगा, अफवाह यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, उसके बाद लास्ट में होता है अमेरिकन ओपन। तो ये पूछ रहा है फ्रेंच ओपन यानी दूसरे का, पूछ रहा है कि महिला एकल का खिताब। तो इसमें ईगा स्वीटेक ने महिला में जीता था तथा नोवाक जोकोविच ने पुरुष में जीता था। तो याद रखिएगा, ईगा स्वीटेक का नाम आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 कि लंदन में आयोजित विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता महिला एकल खिलाड़ी का खिताब किसने जीता। देखिए एक लंदन में विंबलडन, अभी मैंने आपसे बताया अफवाह वाली जो बताया अभी है आपसे, इसी में देखिए W फॉर विंबलडन है। तो ये पूछ रहा है कि महिला एकल खिलाड़ी का खिताब जो है किसने जीता। तो ध्यान दीजिएगा जो मार्केटा वोड्रोसोवा, ये जो है विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता महिला एकल खिलाड़ी खिताब इन्होंने जीता है। मार्केटा वोड्रोसोवा का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा विंबलडन के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे पुराना जो है क्या है आपका खिताब है, सबसे पुराना खिताब विंबलडन ही है जो 1877 से ही चल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, भारत का सबसे पहला गांव के नाम से किस गांव को जाना जाता है। तो भारत में अगर पहला गांव पूछेगा तो आप याद रखिएगा माड़ा, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। माड़ा को जो है ये क्या कहा जाता है, ये पहला गाँव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा कि फ्रांस में किस राजवंश का शासन था। फ्रांस में आपसे पूछ रहा है किस राजवंश का शासन था। तो फ्रांस में आपका बूर्बो का शासन था तथा बूर्बो शासन से संबंधित है आपके लुई 16 का नाम आप जानते होंगे। तो ये बूर्बो तथा ट्यूडर और जो स्टुअर्ट है ये इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के राजवंश के शासन है। तो आप इसमें बूर्बो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ही कोई नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इंडियन स्टैट्यूटरी जो कमीशन है इसे ही साइमन कमीशन कहा जाता था। साइमन कमीशन या साइमन आयोग, इसका ही नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन आमतौर पर कहा जाता था। बात करें साइमन कमीशन के बारे में तो आपको पता होगा ये 1927 में बना था, 28 में भारत आया था। इसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखिएगा इसमें है कैबिनेट मिशन। तो जो कैबिनेट मिशन है आपको पता होगा ये 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का जो है गठन हुआ था। बात करें हंटर कमीशन तो 2 हंटर कमीशन थे। एक हंटर कमीशन आपका 1882 में आया था जो शिक्षा संबंधित था, तथा एक हंटर कमीशन था जो 1919 में बना था, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो उसमें जो है बना गया था जिसमें कि जनरल डायर को निर्दोष घोषित किया गया था। अब बात करें सैडलर कमीशन की, तो ये जो सैडलर कमीशन है ये आपका 1917 में बना था। ये आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संबंधित है सैडलर कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी। ये संधि जो ये सिंधिया के कहने पर की गई थी। 62 है, उच्च डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। आपसे कह रहा है उस डच का क्या नाम है जिसने राजा राम मोहन राय की जो है मदद की थी आधुनिक शिक्षा में। तो ये थे आपके डेविड हेयर का नाम आप याद रखिए। अब आइए राजा राम मोहन राय के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो इनके बारे में जो जितनी बातें पूछी जाती हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय, ये पूछा जाता है राजा की उपाधि कौन दी थी। तो याद रखिएगा अकबर सेकंड ने राजा को उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर पूछे तो सबसे आपने ध्यान रखिएगा वेदांत समाज की इन्होंने 1825 में स्थापना की थी वेदांत समाज की, तथा 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तथा इनकी पत्रिकाएं पूछे जाते हैं मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार भी इनकी पत्रिकाएं हैं, आप ध्यान देंगे। तथा एक बात आप अगर और ध्यान देंगे तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा इन्होंने किसकी स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज की। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में बता दीजिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में इन्होंने क्या किया,
1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की, तथा 1829 सबसे इम्पोर्टेंट सती प्रथा का अंत में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत भी राजा राम मोहन राय ने ही किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यह है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। देखिए जब भी आपसे इसमें जो है कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आपसे प्रथम विदेश मंत्री पूछे तो जो प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू थे वही भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। अब बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालचारी, वीवी गिरी। देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में आपको पता होगा, राधाकृष्णन जी पहले उपराष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन जी क्या थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। तथा भारत रत्न जब भी आपसे पूछता है तो ऐसा कहा जाता है कि भारत रत्न कहा कि ये सही बात भी, सबसे पहला जो भारत रत्न था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही दिया गया था। अब आइए कुछ विदेश मंत्रियों में कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। जैसे गृह मंत्री, पहला गृह मंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल जी को, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी को बनाए गए थे। तथा आपसे पूछता है पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो शिक्षा मंत्री पहले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्री जो पहले बनाए गए थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी बनाए गए थे, पहले शिक्षा मंत्री। रेलवे मंत्री भी आपसे पूछ लेता है, तो रेलवे मंत्री आपके जॉन मथाई थे। जॉन मथाई पहले रेलवे मंत्री थे। रक्षा मंत्री आपसे पूछे तो आप बलदेव सिंह। देखिए बल और देव, बलदेव में आपका बल आ रहा है तो रक्षा कौन करेगा, जिसके पास बल होगा, तो बलदेव याद रखिए पहले रक्षा मंत्री थे। आपसे स्वास्थ्य मंत्री भी एक बार पूछा गया था, स्वास्थ्य मंत्री अब राजकुमारी अमृत कौर, याद रखिएगा राजकुमारी अमृत कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। आपसे विधि मंत्री भी पूछ लेते हैं, यानी कानून मंत्री कह लीजिए, कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी थे, पहले कानून मंत्री थे। इतनी बातें आप ध्यान देंगे। तथा एक आपसे और जो इम्पोर्टेंट है वो आपका वित्त मंत्री पूछता है, कई बार पूछा गया है, तो के षणमुखम सेट्टी का नाम आप याद रखेंगे। के षणमुखम सेट्टी पहले वित्त मंत्री थे। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कह रहा दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए कह रहा स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील, गलत बात है, वो प्रतिदिन 241 मील पैदल चलते थे। कितना, 241 मील प्रतिदिन चलते थे। तथा 78 स्वयंसेवकों से आरंभ हुआ, ये बिल्कुल सही, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी का, ये भी सही है। अब बात करें इस दांडी यात्रा की, तो ये आपका 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को नमक आंदोलन के तौर पे चला। 6 अप्रैल को जब नमक आंदोलन टूटा तो उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया था। तो इतनी बात आप ध्यान देंगे। आइए 65 नंबर देखिएगा, 65 है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कि सत्ता के लिए अपने संघर्ष औरंगजेब अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हरा तथा अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया, ये भी सही है। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया, बिल्कुल सही है। उसे आलमगीर, देखिए उसे आलमगीर भी कहा जाता था, ध्यान दीजिए, जो ये है उसे आलमगीर भी कहा जाता था तथा जिंदा पीर भी कहा जाता था। तो ये लगभग सभी चीज़ें सही, मतलब सारी चीज़ें सही है। आलमगीर पूछे, जिंदा पीर पूछे, दोनों किसको कहा जाता था, ये इन्हीं को, औरंगजेब को ही कहा जाता था। तथा आपसे कलंदर पूछे तो याद रखिएगा कलंदर जो है वो बाबर को कहा जाता था, कलंदर बाबर को कहा जाता था। आई 66 नंबर देखिए, यह कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। तो चौगान खेलने के दौरान जिसकी मृत्यु हुई थी वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी वो चौगान खेलने वक्त हुई थी। अब ऐबक की बात करें तो इसका शासन 1206, दिल्ली में प्रथम वंश गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। देखिए 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। दिल्ली में शासन की आपसे बात कई बार पूछता है, तो उसमें 5 मुख्य शासन याद रखिएगा, जिसकी ट्रिक भी है, गुलाब, खिले, तो, सुगंध, लो। देखिए गुलाब से पहले गुलाम वंश हो जाता है, खिले से खिलजी वंश हो जाता है, तो से तुगलक वंश हो जाता है, स से सैयद वंश, सुगंध, लो से लोधी वंश। तो ध्यान से सुनिएगा, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो, याद रखिए। अगर इसमें देखिए गुलाब खिले सुगंध यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब इसमें देखिए इतना तो ठीक है, एक क्रम में पूछ लिया तो आप बता दीजिएगा, लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा समय तक कौन शासन किया, सबसे कम, क्योंकि ये 2 बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन शासक किया तो आप तुगलक वंश को लगाइएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश जो बीच में है वो सबसे ज़्यादा वंश तक शासक किया, तथा सबसे कम वंश की बात करें तो वो खिलजी वंश, खिलजी वंश ने जो है सबसे कम समय तक शासन किया। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। आइए 67 देखिए, करा निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये जो लैटेराइट मिट्टी है वो आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा सभी जगह पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, लेटराइट मिट्टी में मुख्य तौर पर आपसे काफ़ी और क्या कहते हैं, चाय और इलायची जो है मुख्य रूप से जो है लेटराइट मिट्टी में होता है। एक आप चाय याद रखेंगे और एक आप इलायची, ये 2 चीज़ें जो है। तथा लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः पाया क्या जाता है ये भी पूछा था, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन और सिलिका पाया जाता है। तो इतनी बात आप ध्यान, आयरन सिलिका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चाय इलायची मुख्य रूप से इसमें पैदा होती है।
68 देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है। जो दरार घाटी से होकर गुजरती है उसे नर्मदा नदी कहते हैं। ये दरार घाटी से होकर गुजरती है। तथा आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो याद रखिएगा, एक नर्मदा, दूसरी ताप्ती और तीसरी सिंधु। ये तीनों नदियाँ जो है ध्यान दीजिएगा, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती। इसलिए नहीं गिरती क्योंकि ये कहाँ बहती हैं, ये आपका पश्चिम की तरफ बहती हैं। इतनी बातें याद हैं। अब बे ऑफ बंगाल आपका पूरब तरफ पड़ता है। चलिए 69 देखिए, करा भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो जो भारत में यूरेनियम पाया जाता है वो आपका सिंह भूमि में पाया जाता है। सिंह भूमि याद रखेंगे, ये कहाँ पड़ता है। जब भी आपसे सिंह भूमि पूछे ये पड़ता कहाँ है, तो ये झारखंड। झारखंड में आप एक सुने होंगे कि जादूगोड़ा की खान, तो जादूगोड़ा की जो खान है वो उसी जगह जो है सिंह भूमि में यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोलार आपको पता होगा ये कर्नाटक में है, जहाँ सोना सबसे अधिक पाया जाता है। 70 नंबर देखिएगा, करा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 क्या है। तो ये देखिए इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से देखिए 3 जलमार्ग आपको जरूर याद होने चाहिए, एक पहला, एक दूसरा और एक तीसरा। पहला आपसे पूछे तो आप पहला यही देख लीजिए, हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया के लिए जो है पहला चला। दूसरा पूछे तो सादिया से ढुबरी, ये दूसरा देखिए, दूसरा ये है सादिया से ढुबरी चला था। तथा जब आपसे तीसरा पूछे तो कोल्लम से ये कहाँ चला था, कोट्टायम। कोल्लम से कोट्टायम, देखिए कोट्टापुरम, ये तो कोल्लम से कोट्टायम याद रखिएगा। पहला इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा सैदिया से ढुबरी। इतनी बात आप ध्यान दीजिए। चलिए 71 नंबर देखिएगा, करा वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है तो आप मध्य प्रदेश याद रखिए, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन है। यही आपसे अगर परसेंटेज पूछता है तो आप मिजोरम आंसर लगाए होते। अगर आपसे सबसे कम पूछे, कम चाहे क्षेत्रफल में पूछे या फिर परसेंटेज में, दोनों जगह आप हरियाणा याद रखेंगे। हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल हो, परसेंटेज वन का जो है विस्तार है। चलिए 72 नंबर देखिए कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। आप याद रखेंगे कि अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, इन सब जगह दोहरी नागरिकता स्वीकार है। भारत में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कनाडा में नहीं, नेपाल में नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। चलिए 73 नंबर ध्यान से देखिएगा, ये कि भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है। देखिए भारत में कितनी समय तक वो रहे तब उसे नागरिकता दी जाएगी, तो यह है आपका 10 वर्ष। डी ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 74 नंबर देखिएगा, यह कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। देखिए बच्चों के शोषण से जो संबंधित है वो है आपका अनुच्छेद 24। अब देखिए 17 आपसे पूछे तो अस्पृश्यता का अंत है, ये वाक स्वतंत्रता, ये 19 में आप ध्यान दीजिएगा, वाक स्वतंत्रता जिसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तथा जब आपसे अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में कन्फ्यूजन होता है तो आप बड़े ध्यान से दीजिएगा कि जो बलात्श्रम यानी मजदूरी वाला मैटर है वो 23 में है, मजदूरी जो है वो आपका 23 में है। तथा ये इसमें क्या है, बच्चों का शोषण, शोषण आपका 24 में है, शोषण 24 में है। अब मजदूरी जो है किस में है, 23 में है। तो आप ध्यान दीजिएगा। 75 नंबर ध्यान दीजिएगा, करा भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, ये क्या है। इसमें से पूछ रहा है कि ये है क्या। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उपयुक्त में से एक अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो है क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है ये तीनों। अगर बात करें कौन सा नहीं है तो वो आपको शिक्षा का अधिकार पता होगा, संपत्ति का अधिकार, सॉरी जो संपत्ति का अधिकार था आपको पता होगा, ये जिसे 300 क में रखा गया है। ये पहले मौलिक अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन आपको पता होगा 1978 में हुआ। उसके बाद जो है इसे मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में रखा गया था। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। और आप याद रखेंगे ये संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका संवैधानिक अधिकार वह नहीं है, तो ध्यान देंगे इस बात का। फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन एक बार, कह रहा संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, तो ये है आपका संपत्ति। संपत्ति रखना संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। आइए 76 नंबर ध्यान दीजिएगा, करा इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये तीनों अगर आप ध्यान देंगे तो ये इसमें शामिल होते हैं, यानी एक से अधिक आप ध्यान रखिएगा। 77 है कि देखिए राष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे पूछे, राष्ट्रपति का पद पूछे तो 52, निर्वाचन पूछे तो 54, शपथ पूछे तो 56, शपथ पूछे तो आपसे राष्ट्रपति शासन या शपथ, शपथ आपको ध्यान होगा, शपथ शायद ये 60 में होता है, राष्ट्रपति का शपथ शायद 60 में है, तथा महाभियोग उस पर 61 लगता है, तथा 72 द्वारा उसका क्षमादान है। और एक आपसे पूछता है अध्यादेश, तो अध्यादेश है वह आपका 123। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है, 54 में उसका निर्वाचन है, 72 में जो है आपका क्या है, क्षमादान है, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 123 में अध्यादेश जारी करता है। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, यह है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये तीनों होते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। 1990 का आपका समय हुआ होगा जब आपको LPG याद होगा,
एलपीजी, यही है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यही है उदारीकरण की नीति, यही तीनों अंग हैं। आइए 78 देखिएगा, कह रहा है वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आरबीआई ऋण देता है किसी कमर्शियल बैंक को तो उसे रेपो रेट कहते हैं, रेपो रेट। जब यही बैंक अगर आरबीआई को ही ऋण दे देगा तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी RRR। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। 79 नंबर देखिए, कह रहा भारत में होने वाले निर्यात में सबसे अधिक भागीदारी किस देश की है। तो ये अमेरिका जो है भारत में निर्यात में सबसे नंबर 1 पे है। अगला कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है, पूंजी की, कृषि की, जनसंख्या की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा अधिकता अगर आपसे पूछे तो वो कृषि का है। ध्यान दीजिएगा 48%, लगभग 48% जो रोजगार है वो कृषि से ही भारत की अर्थव्यवस्था में। तथा आप ध्यान दीजिएगा जो तृतीय क्षेत्र होता है वो भारत सरकार की आय में उसका सर्वाधिक मतलब योगदान है तृतीय क्षेत्र का। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, ये कि केंद्र और राज्यों के बीच आयकर के विभाजन का निर्धारण करने के लिए वित्त आयोगों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए केंद्र और राज्य के बीच जो आयकर का विभाजन के लिए और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। बात करें वित्त आयोग की तो अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग, आपको पता होगा। तथा बात करें धन विधेयक की तो एक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, तथा वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आप बजट भी कह सकते हैं वो अनुच्छेद 112 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, 82 कह रहा है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। 30, 60, 50, 40, इनमें से कोई नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बिहार का क्षेत्र है लगभग आप अगर ध्यान देंगे तो वह है 73%। 73% क्षेत्र जो बिहार का जो है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है। अगर हम इसे और ऊपर जाए तो आपको बिहार का क्षेत्रफल पता होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें से आप अगर समझ लीजिए कि 94 में से लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर, 68,800 वर्ग किलोमीटर बाढ़ से प्रभावित होता है। अगर जिलों में अगर आप जाएंगे तो 38 जिले जैसे बिहार में कुल हैं, तो 38 में से ध्यान दीजिएगा जो 28 जिले वो बाढ़ के चपेट में होते हैं, 38 में से 28 जिले। तो आप ध्यान दीजिएगा लगभग 73% आप कह लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, 83 कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है। तो ये अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी जिसे डलहौजी भी यूज करता था, यही इसमें प्रमुख था, यही इसका आंसर है। 84 नंबर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई पुणे को जोड़ता है। देखिए इसमें दो दर्रा है, एक है आपका पाल घाट और एक है आपका भोर घाट और एक है आपका थाल घाट। तो इसमें पाल घाट भूल के आप भोर घाट और थाल घाट देखिए। तो थाल घाट आप ऐसे याद करेंगे, थाली, थाल मतलब थाली, और थाली के लिए मना नहीं करते, मना नहीं करते। तो मना से आप याद रखिएगा मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक के बीच जो है वो थाल घाट दर्रा आपका पड़ता है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है मुंबई से पुणे। जब भी आपसे मुंबई से पुणे पूछे तो आप भोर घाट लगाइएगा, भोर घाट मुंबई से पुणे। अब मना है मुंबई से नासिक में कन्फ्यूजन होता है तो उसे आप थाल के लिए मना नहीं, इससे याद रखिए, यानी भोर घाट इसका सही आंसर है। 85 नंबर देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है। अरब सागर के समानांतर चलने वाली रेलवे लाइन पूछे तो आपका कोंकण रेलवे लाइन है। कोंकण रेलवे जो है ये आपके ऐसे कहिए कि ये मुंबई में है तथा ये कर्नाटक से जोड़ती है। कोंकण रेलवे मुंबई, मंगलौर, कर्नाटक, ये दोनों जोड़ती है। मंगलौर कर्नाटक और ये कोंकण, ये दोनों एक बीच में मतलब समानांतर रूप से चलती हैं। चलिए 86 नंबर देखिएगा, कह रहा लोटा विद्रोह बिहार के किस स्थान का आंदोलन था। ये जो लोटा विद्रोह था ये मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह, आपको पता होगा एक पूछता संथाल विद्रोह। जो संथाल विद्रोह है वो 1855 में हुआ था और इसी के जस्ट एक साल बाद 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। और ये दोनों विद्रोह बिहार में बहुत मुख्य हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो दोनों याद रखिए। संथाल में आ रहा है आपका थाली और लोटा, थाली लोटा खाने में यूज होता था, 55-56 आप याद रखिएगा। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहते हैं, सिद्धू और कान्हू दो इसमें मुख्य थे, आप नाम याद रखेंगे। आइए 87 है कि अनुपम झील बिहार के किस जिला में है। ये जो अनुपम झील आपसे पूछ रहा है ये कैमूर जिला, आपको याद होगा, एक कैमूर जिला में जो है अनुपम झील बिहार में पड़ता है। आइए जो झीलों की बात हो रही है तो कुछ झीलें आप याद रखिएगा, जैसे कांवड़ झील बिहार का पूछा जाता है, तो कांवड़ झील आपका ये बेगूसराय में पड़ता है, कांवड़ झील। एक आपसे पूछता है कि आप गोगबिल झील, तो कटिहार में आपका गोगबिल झील पूछता है, ये दोनों याद रखिएगा। कैमूर आप याद रखिएगा, ये अनुपम झील, अनुपम झील कहाँ है, कैमूर में। चलिए 88 नंबर देखिए, कह रहा है बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार पूछता तो आप पश्चिमी चंपारण लगाते, इसमें जनसंख्या पटना में सबसे अधिक है। अब बिहार जनसंख्या की दृष्टि से पटना है, तो आप ध्यान दीजिएगा पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के अनुसार रहता, तथा सबसे कम पूछता तो आप शिवहर याद रखते, कई बार पूछा गया है। आइए 89 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदू उपन्यास गोदान
गोदान की रचना की है। तो आपको पता होगा जो गोदान लिखने वाले थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। और मुंशी प्रेमचंद जी के अगर बारे में बात करते इनकी कुछ और, जैसे गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, ये आप याद रखिए। अब आइए ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद भी हो सकता है पूछा जाए आपसे। जयशंकर प्रसाद की पूछी गई जो रचना है वो कमायनी आंसू लहर झरना, आप याद रखेंगे कमायनी आंसू झरना लहर, ये याद रखेंगे। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की यामा रश्मि दीपशिखा, यामा रश्मि दीपशिखा महादेवी वर्मा की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो इनकी जो आप अगर याद रखेंगे तो इनकी आप बताइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रमुख क्या है। तथा एक आप उनकी भी याद रखें, मैथिली सरल गुप्त, मैथिली सरल गुप्त के बारे में पूछा जाता है तो मैथिली सरल गुप्त की जो है वो आपका भारत भारती साकेत यशोधरा, भारत भारती साकेत और यशोधरा, ये आप ध्यान देंगे। इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा। फिर से सुन लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद के बारे में मैंने कहा कमायनी आंसू लहर झरना, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, महादेवी वर्मा के बारे में मैंने आपसे कहा यामा रश्मि और दीप सखा। अगर अब बात करें आपसे एक मैंने क्या कहा मैथिली शरण गुप्त, वो भारत भारती साकेत और यशोधरा, तो इससे पूछ रहा है गोदान, गोदान का सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। जाकिर हुसैन ये तबला वादक थे, ये जाकिर हुसैन जो है तबला वादक थे। अब आइए कुछ तबला वादक, एक नाम और तबला वादक में आपसे पूछता है तो जिसको आप याद रखेंगे, तो जो प्रमुख नाम है आप याद रखेंगे जाकिर हुसैन को आप जानते हैं, एक है किशन महाराज, आप किशन महाराज का नाम याद रखेंगे, पूछा गया तो किशन महाराज भी तबला वादक थे। अब आइए जब इनकी बात की गई तो कुछ आपसे प्रमुख है जैसे सितार वादक, सितार वादक में आपसे पंडित रविशंकर का नाम कई बार पूछा गया है तो रविशंकर का नाम आप याद रखेंगे, इन्हें सितार वादक थे। तथा अगर आपसे पूछे आपसे बांसुरी वादक तो बांसुरी में आप नाम याद रखेंगे किसका, हरिप्रसाद चौरसिया का, हरिप्रसाद चौरसिया जी कई बार पूछे गए हैं। अब आपसे एक संतूर याद रखिएगा, संतूर और संतूर, संतूर के बारे में आप शिव कुमार का नाम याद रखेंगे, शिव कुमार शर्मा, संतूर शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक थे। तो आप बड़े ध्यान से इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा। 91 है कि कौन कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। ये आपसे पूछ रहा है इनमें से कोई, देखिए कीटोन में ओन आ रहा है तो इसमें ओन लगता है, क्या लगता है, ओन। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया जिसमें घास, दुर्मुट, मेढक, सांप और बाज। कह रहा है यदि चौथे पोषण स्तर पर 7 किलो जूल ऊर्जा है तो उत्पादक स्तर कितना होगा, चौथे यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ में आपका कितना है ऊर्जा, वो है आपका 7 किलो जूल, 7 किलो जूल। तो आपको लिंडमान का 10% का नियम याद होगा, लिंडमान ने 10% का नियम दिया, यानी अगर इसमें 7 है तो इससे पहले वाले में लगभग 70 रहा होगा क्योंकि तभी इसका 10% 7 उसमें हुआ। अगर इसमें 70 है तो आपको पता होगा दूसरे नंबर पे कितना रहा होगा, 700 रहा होगा क्योंकि इसका 10% 70 तीसरे पे आया। अगर आप पहले की बात करें पहले पे कितना रहा होगा तो पहले पे 7000 किलो जूल रहा होगा, 7000 का ही 10% कितना हो जाता है आपका 700 हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए किस ऑप्शन में ये है तो किसी भी ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, कह रहा है यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान का क्या होता है। अगर दो असमान द्रव्यमान में समान गतिज ऊर्जा आप कर देंगे तो जो भारी द्रव्यमान होगा वो उसकी गति क्या होगी, कम गति हो जाएगी, तो उसकी गति कम हो जाएगी, इतनी बात ध्यान दीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसमें कहता है कि आपका ये दोगुना करने पर, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए आप द्रव्यमान याद रखिए, द्रव्यमान और वेग, तो ध्यान दीजिए जब भी आपसे द्रव्यमान कहेगा दुगुना तिगुना एक गुना कुछ भी कहे आधा कुछ भी कहे, जितना द्रव्यमान में अंतर होगा वही आपका गतिज ऊर्जा में होगा। लेकिन जब आपसे वेग कह दे वेग दुगुना हो जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा, वेग और द्रव्यमान में यही अंतर है। आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, करा निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। ये टेस्टोस्टेरोन है जो ये लड़कों में होने वाले बदलाव दर्शाता है। तथा आप प्रोजेस्टेरॉन याद रखिएगा, ये महिलाओं में पाया जाता है, गर्भाधारण के लिए प्रोजेस्टेरॉन मुख्य होता है। आइए 95 नंबर देखिए, करा 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम, जिसके जब भी समानांतर पूछे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस R2 ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए करा 6 ओम है एक दूसरे के समानांतर जुड़े, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध तो 3 है, तो आप जब 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। जब 2 को आप रिवर्स करेंगे तो यानी 2 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 96 देखिएगा,
करा कंठमाला यानी ग्वाइटर किसकी कमी कारण होता है, तो ये आयोडीन कमी करी जब विटामिन डी कमी कारण होता है। 97 है कि किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, तो गर्म भट्टी से जो उत्सर्जन विकिरण होता है वो अवरक्त किरण होता है, अवरक्त विकिरण। ध्यान दीजिएगा ये वो अवरक्त हैं। आपसे पूछता है पराबैंगनी, ऑप्शन में है तो याद रखिएगा पराबैंगनी किरणों की खोज पूछता है तो आप रिटर का नाम याद रखेंगे कि रिटर ने जो है पराबैंगनी किरणों की खोज की। साथ ही याद रखिए अगर आपसे गामा किरण की खोज पूछेगा तो आप नाम याद रखिएगा बेकुरेल की, हेनरी बेकुरेल का नाम आप सुने भी होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, करा जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसके कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो जो सही विकल्प है वो आपका ए वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, फिर होता है आपका अवक्षेपण। ये क्रम को ही पूरा आप याद रख लीजिएगा, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, उसके बाद अवक्षेपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, करा असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक की बात करें, एक संतृप्त होता है एक असंतृप्त, लेकिन असंतृप्त है तो आप पीला याद रखिएगा। असंतृप्त जो होता है वो आपका पीली ज्वाला प्रदान करते हुए जो है ऑक्सीजन में जलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 100 नंबर देखिएगा, ये कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में प्राणी जो है गर्म रक्त वाले होते हैं, तो ये होगा एक से अधिक। क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे तो जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी कह लीजिए, इनका भी जो रक्त है वो आपका गर्म होता है, स्तनधारियों का रक्त जो है वो गर्म होता है। तथा जो पक्षी वर्ग होते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी, इनका भी रक्त जो है वो गर्म होता है। सरीसृप तो जो है बदलते रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 101 देखिएगा, यह है कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है। ये क्रिया जो होती है अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट में जब HCl के दो अणु मिलाएंगे तो ये आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, इसका आंसर यही है। आइए 102 देखिएगा, यह है कि संपीड़नों का निर्माण जिस स्थान पर होता है वो वायुदाब क्या होते हैं। जहाँ संपीड़नों का निर्माण होता है वहाँ वायुदाब आपसे पूछ रहा है तो ये उच्च हो जाएगा, वायुदाब वहाँ पे उच्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातियों में कौन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। प्रजाति में कौन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका परिवर्तन के कारण ही ये सब होगा। आई 104 देखिए, कह रहा है मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा, छोटी या बड़ी। देखिए इसी में एक ऑप्शन मान लीजिए हम रख दे रहे हैं आपका यकृत। अब इसका आंसर आप बताइए, अगर आप एग्जाम के प्रेशर में रहेंगे तो पक्का इसका आंसर गलत करेंगे। अगर इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर अंग पूछता है, अंग में आप त्वचा आंसर लगाएंगे। अगर यही आपसे ग्रंथि पूछ लेता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ग्रंथियों में आप यकृत लगाते। तो ये आप यहाँ से अंतर इसका देख के इसको यहीं पे आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अंग पूछे तो आप त्वचा याद रखिएगा, ग्रंथि पूछे तो आप यकृत रखिएगा। तथा इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है कि जो रंग होता है त्वचा का वो मेलेनिन के कारण होता है, मेलेनिन। तथा त्वचा का जो हम लोग का बाहरी परत होता है जिसे चमड़ा कहते हैं उसे एपिडर्मिस कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, यह है कि किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। पदार्थ की मात्रा की जो मौलिक इकाई है उसे हम लोग मोल कहते हैं। तथा एक मोल बराबर आपसे पूछता है तो इसे अवोगाड्रो की संख्या भी कहते हैं। जब भी आपसे एक मोल पूछेगा तो आप 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 अणु या फिर परमाणु या फिर आयन कह सकते हैं, इसके बराबर होता है 6.022 10⁻26। चलिए 116 करिए कि जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं। ये जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं। तो विलयन में से हम विभक्त करते हैं, इसमें से इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि जब हम विलयन में से विभक्त विलय उसको होता है वाष्पीकरण। क्या होता है, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। तो वाष्पीकरण किसी ऑप्शन नहीं है, तो उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, विलयन में से विलय को विभक्त करते हैं। एक आपसे पूछा जाता है, देखिए संघनन, संघनन आप बताइए संघनन किसे कहते हैं। और वाष्पीकरण मैंने आपसे बता दिया। तथा वाष्पन आपको पता होगा। एक पूछता है आपसे ऊर्ध्वपातन, आपसे पूछता है ऊर्ध्वपातन, जिसे उदातीकरण भी कह के पूछ लेता है या सब्लिमेशन अंग्रेजी नाम याद रखिए। तो जो उदातीकरण या ऊर्ध्वपातन होता है वो ठोस से क्या होता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। कपूर वगैरह इसी के उदाहरण है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, वाष्पीकरण। चलिए 108 देखिएगा, कि SDG उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने और असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्यंभावी है। निम्नलिखित में से
लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है। जो 5वां लक्ष्य है वो आपको ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वो किस पर केंद्रित है। आपको पता होगा SDG जो यूनाइटेड जो हम लोग का ये ग्रुप है, क्या कहते हैं, UN का जो ग्रुप है, उन्हें कुल 17 SDG का लक्ष्य दिए थे। 17 में से आपसे 5वां लक्ष्य पूछ रहा है कि 5वां लक्ष्य आपका क्या था। तो जो 5वां लक्ष्य था वो था आपका लैंगिक समानता। लैंगिक समानता जो कि ऑप्शन में है, देखिए बी में। तो 5वां लक्ष्य था लिंग समानता। और साथ ही ध्यान दीजिएगा 2015 में ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया था। UN महासभा यानी UN असेंबली कह लीजिए, उसके द्वारा कुल 17 लक्ष्य दिए गए थे। 5वां आपका लिंग पर है, लिंग समानता। 109 के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। आपसे पूछ रहा मृदा संरक्षण की विधि। तो ये जो छाद है ये भी मृदा संरक्षण की एक विधि है, तथा और भी विधियाँ जैसे मल्ब बनाना, वेदिका का निर्माण करना, चट्टान बांध, भिन्न फसल उगाना, ये सभी भी मृदा संरक्षण के लिए ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, कह रहा है मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है। ध्यान दीजिएगा, मर्मेकोलॉजी चींटी और कीट दोनों में पहले तो अंतर होता है। कीट और चींटी में आप अंतर जब कर लेंगे तो याद रखिए कि जो मर्मेकोलॉजी है वो चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। तथा ध्यान दीजिएगा, आपसे कवक एग्जाम में कई बार पूछा गया जिसे माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी। और आपसे कवक के साथ ही आप शैवाल याद रखिएगा, क्योंकि कवक शैवाल से मिलकर ही लाइकेन बनता है जो पर्यावरण का सूचक भी होता है। तो शैवाल को आपका फाइकोलॉजी कहते हैं, कवक को माइकोलॉजी, शैवाल को फाइकोलॉजी। तथा कीट याद रखिएगा, कीट को आपको एंटोमोलॉजी कहते हैं। तथा फल याद रखिएगा, फल को पोमोलॉजी कहते हैं। इसमें मर्मेकोलॉजी पूछ रहा है तो मर्मेकोलॉजी आप चींटियों के अध्ययन को कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, एक टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, आप खुद एक बार इसका आंसर अच्छा आप देने की कोशिश कीजिए। देखिए आप कंफ्यूज होते हैं या फिर इसका एक बार में ही जवाब दे देते हैं। चलिए बताइए, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो हम बता देते हैं अब तक आप सोच चुके होंगे। तो जो टार्टरिक अम्ल होता है वो आपका कच्चे आम और फिर अंगूर, कच्चे आम और अंगूर तथा आम और अंगूर के साथ और आप क्या याद रखेंगे, आम, अंगूर और इमली। ध्यान दीजिएगा, आम, अंगूर और इमली, इन तीनों में जो है आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करें नींबू में क्या पाया जाता है। तो नींबू हो चाहे संतरा, नींबू और संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तथा सिरका में आप एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक, नींबू संतरा में सिट्रिक। अब टमाटर भी आपसे पूछता है तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आप अगर आप पूछे चींटी का डंक, चींटी के डंक में आपको पता होगा कौन सा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इतना बात आप ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा, करा मनुष्यों में क्षुद्राएँ या छोटी आंत कुंडलित होती है और ये लगभग कितनी मीटर लंबी होती है। 1 से 1.5, ये किस, इसका आंसर होगा ये, क्योंकि जो छोटी आंत होती है लगभग 7 से 7.5, 7 से 7.5 समझ लीजिए मीटर या फीट कितना, एक सेकेंड, 7 से 7.5 इतना मुझे पता है, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा कितना होता है। और आपसे देखिए छोटी आंत बड़ी आंत में पूछता है कि छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं, बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं। तो इसका जो निर्धारण है तो वो आपका, इसका व्यास आपको पता होगा। जैसे ये व्यास है, जैसे पाइप है, मान लीजिए ये पाइप, तो इसकी जो पाइप की मोटाई होगी, ये जो इसका व्यास है ये छोटी आंत का कम होता है, इस वजह से इसे छोटी आंत कहते हैं, भले ही इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। और जो बड़ी आंत होती है उसकी मोटाई ज़्यादा होती है बीच की, इस वजह से इसे बड़ी आंत कहते हैं, तथा इसकी लंबाई जो है वो छोटी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये होती है आपका, ये लगभग आप कह लीजिए 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, 7 से 7.5 मीटर लगभग लंबी होती है क्या, छोटी आंत। और बड़ी आंत आपसे अगर पूछ ले तो बड़ी आंत लगभग कह लीजिए कि लंबाई में लगभग 5 फीट होती है। कितनी, 5 फीट। तथा ये इसमें आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पूछ लेता है छोटी आंत के भाग और बड़ी है। तो जो छोटी आंत है तो उसमें आप याद रखिएगा डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ये छोटी आंत का है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। आपसे बड़ी आंत पूछे तो आप याद रखिएगा सीकम, कॉलन, रेक्टम। सीकम, कॉलम, रेक्टम ये बड़ी आंत है, तथा डेडुनम, जेजुनम, इलियम ये आपका छोटी आंत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। जो कृत्रिम रेशा है वो आपका रेयान को हम लोग कृत्रिम रेशा के रूप में जानते हैं। अब बात करिए बनता किससे है, तो ये आपका सेलुलोज से बनता है। किससे बनता है, सेलुलोज से। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है। जो टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं वो है आपका फ्यूनेरिया, ये टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है। आइए 115 देखते हैं, ये कि नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम होगी। तो स्टील में आपका 25 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की गति जो है उच्चतम होती है। चलिए 116 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है। चांदी, कठोर रबड़, एबोनाइट। तो देखिए एबोनाइट हो चाहे कठोर रबड़, इसमें जो है क्या होता है आपका चालक नहीं है। विद्युत की ही बात ले लीजिए तो इन दोनों में चालक नहीं है, बल्कि चांदी में विद्युत जो है सर्वोत्तम जो है चालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। इसका आंसर आपका होगा डी। ध्यान दीजिएगा, चालक नहीं है पूछ रहा है तो एबोनाइट भी होगा, कठोर रबड़ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं।
उसके अंकी मान को आपका परिमाण कहेंगे। आपको पता होगा सदिश राशि, अदिश राशि, जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा के साथ, परिमाण के साथ मात्रक, दिशा और परिमाण आपको पता होगा, एक याद रखिएगा मात्रक, उसमें तीनों होता है। सदिश राशि में दिशा, परिमाण, मात्रक तीनों होता है। आइए 118 देखिए, करा कौन से गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ है जो माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है। ये क्या है? तो ये है आपका ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में बात कर रहा तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है? ये जो अपर्दन होता है ये आपका बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है, अपर्दन की बात कर रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है कि उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का हिस्सा नहीं है। लीचिंग, अपचय, मिट्टी का क्षरण। तो अपघटन में ये जो मिट्टी का क्षरण होता है ये आपका नहीं होता है, यही इसका हिस्सा नहीं है। अपचय भी है, लीचिंग भी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का क्षरण जो है वो अपघटन का हिस्सा नहीं है, जिसे लीचिंग भी कहते हैं। तो देखिए इसी के साथ जो ये जीएस के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं तथा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को इसमें जो है संसाधनों की कमी वजह से, कम स्पेस की वजह से हम अच्छे से करा नहीं पाते थे। तो दोस्तों इसके लिए आप जो है टेलीग्राम जाइएगा, माया इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर मैंने PDF इसका डाल दिया है जिसमें आपको मैथ के सारे क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ दिए रहेंगे तथा आप अपने आप से खुद से ट्राई कीजिएगा सारे क्वेश्चन को करने की। तथा जिसमें डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा बाकी सभी जो प्रैक्टिस सेट है एडुटीरिया का हुआ उसका भी प्लेलिस्ट बना है, सारा मैंने करा चुका है। रुक्मणी का भी लगभग अभी कुछ प्रैक्टिस सेट रह गए जिसको 15 अगस्त तक हम लोग समाप्ति कर देंगे। अब बात करें एडुटीरिया जो बिहार तथ्य संग्रह का भी कई वीडियो है जिसमें मैंने उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात की है, उन्हीं मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें की हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए टॉपिक या फिर पॉइंट रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसे कैसे तैयार करना है ईजी और ट्रिकी वे में मैंने समझाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, आपको बड़े फ़ायदे हो जाएंगे। तथा साथ ही दोस्तों इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। अभी समय लगभग 10 दिन बचा है तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 15 तारीख के बाद आप लोग अपने नोट्स हर एक चीज़ रिवीजन करिए, मैंने पहले ही आपसे बोला है। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।